नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जिसे पिछले वीडियो में मैं 20 प्रश्नों को करवा चुकी हूँ। उससे आगे 20 प्रश्नों को मैं लेके आई हूँ। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर में या तो फिर यूजीसी नेट में या फिर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है आज का, वो है कि किस कवि को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है। तो किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू कवि को कहा जाता है, और जो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि अपभ्रंश काल के जितने भी हमारे कवि हुए उन सब की रचनाओं को एक ट्रिक्स मैंने बताया हुआ है, जो हमारे प्लेलिस्ट में अपभ्रंश काल के कवि के नाम से बना हुआ है। जो वीडियो है उसमें आप जो अपभ्रंश के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं और उनकी रचनाओं को कैसे याद करना है वो ट्रिक्स मैं बताई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ पे जाकर देख लें, जिससे होगा कि आपकी अपभ्रंश काल में जितने भी कवि आते हैं सबकी रचनाओं को आप आसानी से याद कर लेंगे और बार बार आपको रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो यहाँ पे 22वां प्रश्न है जो है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके बाद जो हमारा आज का 23वां प्रश्न है कि एक न कीजय मंत्र न तंत्र और नी धर नीले केली करत, जो कि किसकी पंक्तियाँ हैं? तो कन्हप्पा की पंक्तियाँ। और कन्हप्पा जो है हमारे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो सिद्धों की संख्या 84 है। उसके बाद जो हमारा आज का 24वां प्रश्न है कि सकई बानी बहु न भाबई पाऊ रस को मरम न पावे, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है हमारे विद्यापति जी की है। विद्यापति की 3 जो ग्रंथ है वो है एक कीर्तिलता का, कीर्तिपटा का और पदावली। तो पदावली के रचना के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा 25वां प्रश्न है कि प्राकृत भाषा के पाणिनि किसे माना जाता है? तो प्राकृत भाषा के जो पाणिनि पीसिल को माना जाता है। उसके बाद जो हमारा 26वां प्रश्न है कि नेमिनाथ चौपर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नेमिनाथ चौपर ग्रंथ के रचयिता विनय चंद्र सूरी है। नेमिनाथ चौपर ग्रंथ के जो रचयिता हुए वो विनय चंद्र सूरी हैं। उसके बाद जो हमारा 27वां प्रश्न है कि कौन सा कवि को अपभ्रंश का माघ कहा जाता है? तो स्वयंभू को ही अपभ्रंश का माघ कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा 28वां प्रश्न है कि कौन सा नाथ पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध है? तो चौरंगी नाथ जो है वो पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 थी उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। ये भी प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है और ये जो 9 नाथ में से ही एक चौरंगी नाथ आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 29वां प्रश्न है कि बोधिचर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बोधिचर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार भूसुक्पा है। जो भूसुक्पा है उन्हीं का रचना है बोधिचर्यावतार। जो भूसुक्पा जो भी है वो भी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जितने भी हमारे कवि आते हैं उन्होंने सब ने अपने नाम के अंत में पा लगाया है। तो यहाँ पे भूसुक्पा पा लगा हुआ है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सिद्ध साहित्य से आते हैं। उसके बाद जो हमारा 30वां प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है और सरहप्पा हमारे हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। तो इसको याद रखने का है कि सर दोहा सुनाओ, सर से सरहप्पा और दोहा से दोहा कोश, यानी कि सर दोहा सुनाओ। उसके बाद जो हमारा 31वां प्रश्न है आगम बेई पुराण नहीं पानी मान बहंती, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये कन्हप्पा की पंक्तियाँ। और कन्हप्पा भी कहाँ से आते हैं? हमारे सिद्ध साहित्य से आते हैं और सरहप्पा भी सिद्ध साहित्य से आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 32वां प्रश्न है कि कौन सा कवि अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? तो कौन सा कवि अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? तो पुष्पदंत को
अपभ्रंश का भभूति हम कहते हैं। उसके बाद जो हमारा 33वां प्रश्न है कि आदि पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आदि पुराण ग्रंथ के जो रचयिता है वो पुष्पदंत ही है। उसके बाद जो हमारा 34वां प्रश्न है कि राम रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राम रासो ग्रंथ के रचयिता माधव दास चारण है। जो रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं, राम रासो, रासो लगा हुआ है तो यानी कि वो रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और जिसको जो रचयिता है वो माधव दास चारण है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 35वां प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार है वो मेरुतुंग है। मेरुतुंग जो है वो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। उसके बाद जो हमारा 36वां प्रश्न है करकंड चरियु। करकंड चरियु के रचनाकार कौन है? तो कनकाकर मुनि। ये से करकंड और कनकामर, इससे आपको याद हो जाएगा कि कनकामर मुनि का जो रचना है वो है करकंड चरियु। उसके बाद जो हमारा 37वां प्रश्न है जो हमारा 37वां प्रश्न है कि कलयुग रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कलयुग रासो के जो रचनाकार है वो रसिक गोविंद है। ये भी रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं, कलयुग रासो, जिसके रचनाकार है रसिक गोविंद है। उसके बाद में दोस्तों पाहुर दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पाहुर दोहा के जो रचयिता है वो रामसिंह है। उसके बाद जो हमारा आज का 39वां प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस कृति में मिलती है? तो हिंदी में जो सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन है वो बीसल देव रासो में मिलती है, और ये भी रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और इनके जो कवि हैं वो है नरपति नाल है। जब मैं रासो साहित्य पढ़ाई थी तो उसमें मैं बताई थी 20 नर बताई थी। 20 से बीसल देव रासो और नर से नरपति नाल, यानी कि 20 नर। अगर आपने रासो साहित्य पे वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे ट्रिक्स बताई हूँ जिससे कि आपको रासो साहित्य बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो अंतिम और 40वां प्रश्न है कि कैमासबद्ध किस कृति का महत्वपूर्ण संग्रह है? तो पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो हमारे रासो साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके जो रचयिता है वो चंदवर दाई है। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग नहीं है, उसमें समय दिया हुआ है, यानी कि कैमासबद्ध जो है वो पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। और इसमें पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? तो उसमें 69 मतलब 69 समय दिए हुए हैं, 69 समय में उसे बांटा गया है। दोस्तों आपको आज का मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत